हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयंत क्लासेस पर। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर से बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं और समझेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत में प्रेस का जनक किसको कहा जाता है। प्रेस का जनक कहाँ पर? भारत में। तो भारत में प्रेस का जनक जो है ये हिक्की को बोला जाता है। ठीक है, आप लोग इसको याद कीजिएगा, ये बार बार आपका एग्जाम में पूछता है। और इसी में अगर हम लोग बात करें कि भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब शुरू हुआ? तो ये है हमारा 16वीं शताब्दी के मध्य में भारत में है जो प्रिंटिंग प्रेस जो है ये शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगर बात करें हम लोग इसी का पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास का। ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस का विकास का श्रेय जो है ये योहान गुटेनबर्ग को जाता है। योहान गुटेनबर्ग। ठीक है, अगर बात करें कि योहान गुटेनबर्ग कौन था, तो ये योहान गुटेनबर्ग जो है ये जर्मनी का आविष्कारक था। ठीक है, और इन्होंने ही सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। ठीक है, कहाँ का आविष्कारक था? एक बार फिर से आप लोग याद रखिएगा, जर्मनी का। ठीक है, और सबसे पहले इन्होंने एक बुक छापा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहली छापी गई पुस्तक। तो वह था बाइबल। ठीक है, आप लोग इस बुक को जानते भी हैं, ये ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है जापान की सबसे पुरानी पुस्तक, छपी पुस्तक। सबसे पुरानी छपी पुस्तक। ठीक है, तो उसका नाम है डायमंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में, कागज़ का आविष्कार। कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? चलिए बताइए आप लोग। चीन में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक ऐसे शख्स का जो कि जर्मनी के लिए बहुत ही प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है, वह है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर, इनके बारे में भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, तो इस पॉइंट को भी आप लोगों को अच्छा से समझना है और इसको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आता है कि ये थे कौन मार्टिन लूथर। तो हम लोग इसमें लिखेंगे जर्मनी का धर्म सुधारक। जर्मनी का धर्म सुधारक। ठीक है, ये एक पुरोहित थे।
पुरोहित, इसको पादरी भी बोलते हैं, ठीक है। इनका कहना था कि मुद्रण जो है मुद्रण ईश्वर की दी हुई ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। सबसे बड़ा तोहफा है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि मार्टिन कौन थे, जर्मनी का धर्म सुधारक थे, जर्मनी का धर्म सुधारक थे। और इनका कहना था कि मुद्रण जो है यह ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। क्यों कह रहे थे? क्योंकि इनके द्वारा लिखा गया एक बुक था और वह बुक बहुत ही जल्दी 500 जो है बिक चुका था और वह बुक का नाम था न्यू टेस्टेमेंट। 5000 प्रतियाँ इनका बिक गया था, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, इनके द्वारा जो लिखा गया बुक था न्यू टेस्टेमेंट और 5000 बुक जो है बहुत जल्दी बिक गया था। बहुत जल्दी बिक गया था, ठीक है। इसलिए इनका कहना था कि ये मुद्रण जो है यह ईश्वर का सबसे महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है टोक्यो का पुराना नाम। आप लोग क्लास में पढ़े भी होंगे, एदो। टोक्यो का पुराना नाम क्या था? एदो, याद रखिएगा, ठीक है। और एक शख्स हम लोग पढ़ते हैं राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय, ये राजा राम मोहन राय कौन थे? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये राजा राम मोहन राय कौन थे, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय जो है ये भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, ठीक है। और ये ब्रह्म समाज की स्थापना भी ये किए थे, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा लिख लेते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत एवं आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, ठीक है। ये भी एक धर्म सुधारक ही थे, ठीक है। और इनके द्वारा एक समाज का स्थापना किया गया था और वह समाज था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक लिखते हैं, संस्थापक थे,
ठीक है। और इन्होंने 1821 में संवाद कौमुदी संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। ठीक है। तो यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा वह है आपका ब्रह्म समाज के संस्थापक। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। और 1821 में, कब? 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन। ठीक है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं रस सुंदरी देवी। इसके बारे में आप लोग जरूर ही क्लास में पढ़े होंगे। तो यहाँ मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो नोट करवा रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको अच्छा तरीक़े से याद रखिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रस सुंदरी देवी। तो रस सुंदरी देवी जो है ये एक बंगाली महिला थी। ठीक है, जिन्हें आधुनिक बंगाली साहित्य में पहली पूर्ण आत्मकथा के लेखक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और ये आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, माई लाइफ नामक एक आत्मकथा लिखी थी। कब लिखी थी? 1876 ईस्वी में। इसको हम लोग याद रखेंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। बंगाली महिला जिन्हें आधुनिक बंगाली साहित्य में पहली पूर्ण आत्मकथा के लेखक के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने 1876 में हमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी। ठीक है, तो इसका आत्मकथा से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनता है कि हमार जीवन आत्मकथा किसने लिखी? तो आंसर करना है रस सुंदरी देवी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। लिखते चलिए आप लोग, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। चलिए समझते हैं पहले कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था क्या। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये 1878 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा पेश किया गया था। और इस एक्ट में जो था कि स्थानीय प्रेस पर नियंत्रण रखना और ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाले लेखन को दबाना था। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या था कि जो यहाँ पर भारत के जो प्रेस थे, ठीक है, उन पर नियंत्रण रखना और जो ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाले जो लेखन थे उसको दबाना था। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये लागू होता है 1878
1878 में, ठीक है, किनके द्वारा? भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा पेश किया गया। एक कानून था, और इस कानून में स्थानीय प्रेस पर नियंत्रण रखना और ब्रिटिश नीतियों आलोचना करने वाले लेखन को दबाना। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो कि 1878 ईस्वी में, कब? 1878 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा पेश किया जाता है, और इसमें स्थानीय प्रेस पर नियंत्रण रखना और ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाले लेखन को दबाना था। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या था कि जो ब्रिटिश का जो रूल था उस रूल से हटकर अलग ना प्रेस में नहीं लिखा जा सकता था। ठीक है, उस पर नियंत्रण था। चलिए, और कुछ टॉपिक को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इसके बारे में, तो आप लोगों को और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यह एक्ट भारतीय प्रेस पर लगाए गए नियंत्रणों में सर्वाधिक प्रमुख था। ठीक है, इस एक्ट से सरकार को किसी भी खबर और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक अधिकार प्राप्त था। कहने का तात्पर्य है कि इस एक्ट से जो खबर और संपादकीय था उस पर कड़ी नज़र रखा जाता था। ठीक है, कि आप सरकार के विरोध में कुछ भी खबर आप नहीं दिखा सकते हैं या छाप भी नहीं सकते हैं। ठीक है, और अगर छाप सकते हैं तो अगर कोई छाप दिया सरकार के विरोध में कोई चीज़ें ब्रिटिश सरकार के विरोध में, तो उसका मशीन जो है, छपाई मशीन,
जब्त कर लिया जाता था। ब्रिटिश सरकार उसका छपाई मशीन को ही ले लेता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। गीत गोविंद के रचनाकार। गीत गोविंद के रचनाकार का क्या नाम था? ठीक है, तो जयदेव। जयदेव, ठीक है। गुलामगिरी। गुलाम गिरी। ज्योतिबा फुले। के द्वारा 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखी पुस्तक है। किसके द्वारा लिखा गया है? गुलामगिरी ज्योतिबा फुले के द्वारा। ठीक है, कब लिखा गया है? ठीक है, 1871 में। ठीक है, उसमें किन चीज़ों के बारे में लिखा गया है? जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो ये ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया एक बुक है गुलामगिरी। ठीक है, इस गुलामगिरी में वहाँ पर जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखी हुई बातें पुस्तक में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गैली, आप लोग जानते होंगे गैली। गैली क्या है? तो आंसर करना है, धातुई फ्रेम है ये। धातुई फ्रेम है। ठीक है, पहली तमिल पुस्तक। पहली तमिल पुस्तक। पहली तमिल पुस्तक है ये कैथोलिक पुजारियों के द्वारा छापी गई और पहली तमिल पुस्तक जो है ये पुजारियों के द्वारा छापा गया है। उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर आप बताइएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है केसरी समाचार पत्र। बताइए इसका प्रकाशन कौन किया था? इसका प्रकाशन किए थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अंतिम पॉइंट है बंगाल गजट। बंगाल गजट यह है पहला भारतीय
साप्ताहिक समाचार पत्र। ठीक है, इसमें इस चैप्टर से जितना भी हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है उन सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं। ठीक है, इनमें से जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आता है उसको आपको एक बार अच्छा से देख लेना है, नोट डाउन कीजिए पहले उसको। ठीक है, उसके बाद एक बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।